हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है। कल जो पढ़ा हमने, क्या उसका रिवीजन कर पाए क्या? कल जो पढ़ा, क्या आप उसका रिवीजन कर पाए क्या? अच्छा, इनसे मिले हैं कि नहीं आप? इनसे मिलना हुआ क्या? हो गया? ये कुछ नहीं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेक्स्ट सिस्टम है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा था। उसमें जो आइडियल टेक्स्ट सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए, इसलिए वो हंस रहा है, नाच रहा है। क्यों नाच रहा है वो? गुड टेक्स्ट सिस्टम हर किसी को मिल जाएगा तो वो डांस करेगा कि नहीं, बोलो ना यार। हाँ। चलिए, कल हमने क्या देखा था? हमने बात करी थी किसकी? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए तीन कैटेगरीज पढ़ी थी हमने। कौन सी तीन कैटेगरीज थी? सर, अगर देखा जाए तो कैटेगरी तीन नहीं होती, कैटेगरी कितनी होती है? दो। आइडियली दो होती है, पर उसको हम तीन बोल सकते हैं। क्यों? एक तो हो गया रेसिडेंट, दूसरा क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में दो कैटेगरीज एक्स्ट्रा है, एक ऑर्डिनरी और दूसरा। सर, ये पता करना क्यों जरूरी है कि रेसिडेंट है कि नॉट रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट में ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है? वाई इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अंडर द टैक्स सिस्टम इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इफ इज रेसिडेंट देन ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वाई, क्यों जरूरी है? उसके लिए हमने देखा था क्योंकि हर किसी का स्कोप ऑफ इनकम डिफर करता है। पर्सन जो नॉन रेसिडेंट है, उसकी फॉरेन इनकम की हमने बात नहीं करी। उसमें हमने क्या बात करी सर? इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्स्ड। फिर हम एक कैटेगरी ऊपर आए, नॉन रेसिडेंट से हम कहां पर आ गए? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रिवर्स चल रहे हैं हम। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में हमने एक कंडीशन और देखी थी, क्या? कि उसका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, और क्या हो रहा हो? बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, और या प्रोफेशनल सेटअप उसका इंडिया में हो, राइट? अच्छा सर, ये एडिशनल थी। हाँ बेटा, इसमें दो कंडीशन तो वो रहेगी रहेगी। कौन सी? रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया। इसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या होगी कि सर अगर कोई फॉरेन की इनकम है, हेलो, तो उसको भी हम टैक्स करेंगे अगर उसका कंट्रोल बिजनेस का इंडिया से हो रहा हो, या फिर प्रोफेशनल सेटअप कहां पर हो? इंडिया में। फिर हम एक स्टेप और आगे गए और हमने देखा रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी है, यानी ये अपना घर का, पूरा घर का, यानी इंडियन टिपिकली घर का। अब रेसिडेंट में बेटा इसकी कहीं की भी इनकम हो वो टैक्स कर देंगे। इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव तो टैक्स हर जगह होगी, एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड ये भी हर जगह होगी। कहां पर? इंडिया की बेटा। पर इसमें हमने वो भी इनकम ले ली जो यहाँ की नहीं है। कहाँ की है? बाहर की, आउट ऑफ इंडिया की है। तो सर अगर उसका कोई बिजनेस इंडिया में कंट्रोल नहीं हो, या फिर उसका कोई प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में नहीं हो, सिर्फ बाहर की इनकम हो, तो भी क्या करेंगे हम? उसको टैक्स कर देंगे। यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की हर कहीं की इनकम क्या हो जाएगी? टैक्स हो जाएगी। इंडिया के बाहर की इनकम भी क्या हो जाएगी? टैक्स हो जाएगी। बोलो ना यार। टैक्स हो जाएगी का मतलब क्या है बेटा? हम उसको टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेस। हेलो, ये हमने कल देख लिया था। देखो क्या बोला यहां पर, जल्दी से बताओ। नॉट रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, उसका क्या होगा? रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड और एक्रूज अराइज, डीम टू बी एक्रू और अराइज। कहां पर? इंडिया में। फिर हमने देखा कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों सेम है, इन दोनों की जैसा। एक्स्ट्रा क्या आ गया सर यहाँ पर? एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, बट उसका क्या होना चाहिए? बिजनेस कंट्रोल्ड या फिर प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। सर फिर हम गए और यहाँ पे हमने सिर्फ ऑर्डिनरी की बात करी। ऑर्डिनरी में भी ये दो कंडीशन क्या है? सेम है। और उसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया सर? आउटसाइड इंडिया अगर इनकम 1 करोड़ राइज हो रही है तो उसको भी हम क्या करेंगे? इंडिया में टैक्स कर देंगे, यानी टोटल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? लिख सकते हो क्या? बहुत बढ़िया। फिर हम देखा था हमने, फिर इससे मिले थे हम। ये कौन है यार? इनसे मिले थे ना हम। सर ये थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं आज। आज थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। चलिए, तो अब इन पे फोकस हटा दीजिए और आप इनकी बातों पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहां पर क्या बोला था सर हमने कल? हमने बात करी थी टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल की बात करी थी। इंडिविजुअल में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका फिजिकल स्टे इंडिया में कितना है? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। और हमने देखा था वो 60 डेज या ज्यादा, 60 डेज या उससे ज्यादा कब कहां रह रहा है? इंडिया में। कब? प्रीवियस ईयर में। हेलो,
और टोटल मिला के 365 डेज भी वो कहां रहा हो, इंडिया में, पर उससे प्रेसिडिंग 4 ईयर्स में। प्रीवियस ईयर जिसका आप असेसमेंट करोगे, जिसका आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके पिछले 4 सालों में अगर वो 365 डेज या उससे ज्यादा कहां रह रहा है, बोलो यार, इंडिया में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो रेसिडेंट तो है, वो रेसिडेंट तो है, पर हम ये कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं कि वो रेसिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, राइट। तो ये कंडीशन हम सिर्फ और सिर्फ तब चेक करेंगे जब उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, फर्दर डिटरमाइन करने के लिए कि वो रेसिडेंट कौन सा है, किस टाइप का रेसिडेंट है, वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। हेलो, अगर सर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होती है, ये तो आप बताओ, भी पता है मैंने, मीट होती है तो क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और मीट नहीं होती है तो क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और सर ये वाली कंडीशन ही मीट नहीं होती, तो ये बेसिक कंडीशन ही मीट नहीं होती, तो 6(1) की तो नॉन रेसिडेंट, फिर तो हम छोड़ दो बिल्कुल उसको, है ना। तो अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो गई बेसिक, तो उसको बिल्कुल हटा दो, वो नॉट रेसिडेंट बन गया। पर अगर ये मीट हुई तो फिर आप फर्दर देखोगे क्या ये एडिशनल कंडीशन मीट हो रही है या नहीं। कौन सी वाली, कौन सी वाली, ये वाली। तो अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो रेसिडेंट रेसिडेंट है, तो हम फर्दर क्या देखेंगे, ये वाली कंडीशन देखेंगे, राइट। तो ये कंडीशन से क्या बताएगा, अगर ये मीट होती है तो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी, और अगर ये मीट नहीं होती है, तो मीट नहीं होती है तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी। बोलो यार, अब ये कौन सी दो कंडीशन है सर, 6(1) की कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे, वो कौन सी है, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में अगर 2 साल भी वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रेसिडेंट रेसिडेंट। यहां बेटा ध्यान रखना, जो पहला पहला वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, वो रेसिडेंट की बात कर रहा है, और उसके नीचे जो पॉइंट है वो फिजिकल स्टे इन इंडिया की बात कर रहा है। तो रेसिडेंट बन गया क्या, हाँ। अब ऑर्डिनरी कब होगा, जब पिछले 10 सालों में 2 साल रेसिडेंट रहा हो। हेलो, पिछले 2 साल में रेसिडेंट रहा हो, मतलब पिछले 2 साल में ऊपर जो दी हुई कंडीशन थी 6(1) की, वो सेटिस्फाइड कर दी हो। तो पिछले 10 साल में अगर वो रेसिडेंट रहा हो, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर सर आप ध्यान रखो, आप गलत बोल रहे हो, यहां पे या फिर नहीं आएगा, यहां पे आएगा साथ में और एक और कंडीशन है, या फिर मतलब और हो गया, दोनों में से एक। पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, या फिर की जगह में क्या बोलूंगा, और एंड 730 डेज और मोर अगर पिछले 7 सालों में वो क्या रहा हो, फिजिकल स्टे इन इंडिया उसने करा हो। बोलो यार, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी। अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी बेटा, मैंने ये बोला था कि ये जो दो पॉइंट है इसका उल्टा कर दो, ये दो पॉइंट एप्लीकेबल होंगे तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी वाला बन जाएगा, ये दो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होंगे तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी वाला बन जाएगा। पर इसको आप रिवर्स कर दोगे, ये मीट नहीं हो रहे मतलब इसको रिवर्स करो, यानी इसका उल्टा लिखो। यहाँ पे 2 आउट ऑफ 10 है तो रेसिडेंट बन रहा है, मतलब 9 आउट ऑफ 10 में क्या बन जाएगा, यहाँ 730 डेज और मोर अगर 7 ईयर्स में है तो रेसिडेंट बन रहा है, तो 729 और लेस में क्या बन जाएगा, तो नॉन रेसिडेंट की दो कंडीशन तो सेम हो गई क्या। हेलो, इसके अलावा इसमें दो कंडीशन और देती, जिसमें एक बहुत आसान है कि उसको रेसिडेंट मान लो, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको रेसिडेंट हमने मान लिया गया है। पर बेटा यहाँ ध्यान रखना, देखो लॉ इतना प्रिसाइज है, हम गलती कर देते हैं, हर एक पॉइंट हर एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको क्या मान लिया है हमने, रेसिडेंट, यानी नॉन सिटीजन को हम रेसिडेंट मान सकते हैं क्या, मतलब पावर तो दी है, पर वो पावर किसके ऊपर अप्लाई होगी, सिर्फ सिटीजन, यानी डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डीम्ड वाले रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को आप तभी ये वाली पावर यूज कर पाएंगे जब उसमें क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, राइट। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आप ये वाला डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, इसको हम प्यार से RNOR बोलते हैं, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इसको RNOR तभी मान सकते हो जब आप सिटीजन हो। सर ये डीम्ड क्यों आ जाता है बेटा, ये लॉ में प्रोविजन डाल देते हैं कि गवर्नमेंट CBDT अपनी पावर का यूज करके उसको मान ले, क्योंकि ताकि उसके ऊपर इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो पाए। बोलो ना, तो ये चीज तो सर एकदम क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा है सर, सर देखिए ना कितना टिपिकल है, यहाँ 15 लाख पे आ गया, 120 डेज पे आ गया। हेलो, तो यहाँ पर बेटा RNOR आप उसको भी मान सकते हो, उस पर्सन को भी मान सकते हो जो क्या हो बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ
जिसकी टोटल इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़ के बोलो ना, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, जिसकी टोटल इनकम, बेटा देखो कोई भी पर्सन इनकम जरूरी नहीं सिर्फ इंडिया में ही कमाए, हो सकता है उसकी अर्निंग फॉरेन सोर्स से भी आती हो, तो फॉरेन सोर्स की इनकम को हटा दो, फिर देखो इंडिया की उसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, कब, प्रीवियस ईयर में, और वो इंडिया में भी आया हो कितने दिन के लिए, या इंडिया में रहा वो कितने दिन के लिए, 120 डेज और मोर, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, रेसिडेंट। पर ये रेसिडेंट कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, RNOR होगा, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकता। पर सर आपने यहाँ एक चीज मिस कर दी कि यहाँ पे मोर देन 120 डेज तो लिखा है पर लेस देन 182 भी लिखा है, तो बेटा ये तो बेसिक चीज है, अगर 182 डेज से ज्यादा हो जाता तो वैसे भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप उसको बना, रेसिडेंट तो हो ही गया, राइट, फिर उसको ऊपर वापस दो कंडीशन लगती, क्योंकि 182 डेज वाला रूल तो यहाँ पे हमने देख लिया ना, ये देखो, तो यहाँ पे ये कब एप्लीकेबल होगा, जब 182 डेज तो उसको नहीं हो रहे, 182 डेज होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 6(1) में जाकर के देखेंगे, अगर 182 डेज उसको नहीं हो रहे हैं तो हम देखेंगे क्या 120 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या, तो उसको हम क्या मानेंगे, RNOR। चलिए एक बार फटाफट से इसको माइंड मैपिंग कर लेते हैं। हमने क्या देखा सर, हमने स्कोप ऑफ इनकम देखा, नॉन रेसिडेंट, RNOR और ROR का, नॉन रेसिडेंट फॉरेन इनकम छोड़ दो, रिसीव एंड डीम टू बी रिसीव, एक्रूड एंड डीम टू बी एक्रूड, फिर हमने क्या देखा, RNOR का, RNOR में क्या था सर, एक कैटेगरी और जुड़ गई जिसमें क्या था, बिजनेस को इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो या प्रोफेशन सेटअप कहां पर है, इंडिया में। फिर हमने ROR देखा, ROR में एक कंडीशन अलग थी इससे, दो तो तीनों की सेम है, एक कंडीशन उसकी अलग थी, वो क्या है कि इनकम अर्न कहां पर, फॉरेन में, कोई सी भी इनकम आपकी हो आप उसको क्या करोगे, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में ले लोगे। अब इसमें हमने क्या देखा सर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी के लिए, अच्छा रेसिडेंट के लिए आप क्या करोगे, 182 और 730 डेज, नहीं 182 डेज 60, हाँ 182 डेज या फिर, अच्छा यहां मैं अगर या फिर बोल रहा हूं मतलब क्या, दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो 182 डेज या फिर 60 डेज प्लस 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 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ये क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बन गया तो क्या देखेंगे, ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी में क्या होगा सर, दो कंडीशन होगी, वो दो कंडीशन दोनों फुलफिल होना चाहिए कि कोई एक भी होगी तो मानेंगे, दोनों होनी चाहिए, क्योंकि बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, तो दोनों कंडीशन क्या थी, एक तो 10 में से 2 साल का उसको इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन पिछले 7 साल में 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा, तो इन दोनों में से अगर दोनों फुलफिल होगी तो ही क्या होगा, वो ऑर्डिनरी, और इनमें से अगर एक भी फुलफिल हुई दूसरी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी, दोनों फुलफिल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी। फिर उसके बाद हमने देखा सर नॉट ऑर्डिनरी में दो चीजें और हमने ऐड कर दी, दो चीजें कौन सी, अच्छा टोटल 4 थी, 4 में से 2 तो यही था, है ना, 730 को आपने 729 कर दिया, और 10 में से 2 साल को आपने 10 में से 9 साल कर दिया, उसके अलावा दो कंडीशन और थी, एक बहुत इजी था, डीम्ड वाला कि हम उसको मान लेंगे पर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको मान सकते हैं कि ये क्या है, नॉट RNOR है, और दूसरी कंडीशन क्या थी सर, अगर उसकी वो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका 15 लाख से ज्यादा की इनकम है, कहां से, इंडियन सोर्स से, टोटल इनकम की बात कर रहा हूं 15 लाख से ज्यादा, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, RNOR। पर डायरेक्ट मानेंगे कि उसका स्टे भी देखेंगे, हाँ इंडिया में कितने दिन रहा हो, 120 दिन से ज्यादा रहा हो और 182 डेज से कम रहा हो। यहां तक क्या आप मेरे साथ हो क्या, ठीक है बहुत बढ़िया। सर ये क्या है, ये है एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, ये क्या है, यानी इन दिस केस नो नीड टू चेक, बोलो ना, बेसिक कंडीशन। सर पहले तो ये बताओ बेसिक कंडीशन आप बोल किसको रहे हो, बेसिक कंडीशन में बोल रहा हूं 182 डेज और सेकेंडली 60 प्लस 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर, तो इसमें आपको बेटा बेसिक कंडीशन इन केस में चेक नहीं करनी है। पर ये अभी भी सवाल है सर, एक बेसिक कंडीशन को चेक नहीं करना है कि दोनों को ही चेक नहीं करना है, वो हमें भी पढ़ के समझते हैं, ये आप मुझे बताओगे। देखो, इन केस ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ओनली कंडीशन ए अबव विल अप्लाई है, ए कौन सी है, ये वाली, ये वाली है बेटा, इन सब केसेस में सिर्फ कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ए।
अब इसको पढ़ने से पहले मुझे आप एक कॉमन सेंस की बात बताइए। लॉ तो हम पढ़ लेंगे, एक कॉमन सेंस बताओ। मान लीजिए बेटा, मिस्टर राम ये इंडिया छोड़ के फॉरेन जा रहे हैं इनकम अर्न करने के लिए, यानी एम्प्लॉय बन गए फॉरेन जाकर के। क्या बन गए ये? एम्प्लॉय बन गए। अब इनका क्या इंडिया से कोई लेना देना है क्या? है सर, वो सिटीजन हो सकता है इंडिया। पर बेटा जब ये एम्प्लॉय बाहर के बन गए, कहाँ के बन गए? फॉरेन के। तो पैसा भी कहाँ कमाएंगे? हो सकता है टैक्स भी कहाँ भरे? फॉरेन में। अब बेटा गवर्नमेंट उनको जबरदस्ती इंडिया का रेसिडेंट मान के टैक्स लगाया तो अच्छा लगेगा? अच्छा रहेगा क्या? सर लगाए, अगर वो मेजोरिटी ऑफ डेज इंडिया में रह रहे हैं उस साल, तो फिर आप उसको फिर भी इनकम टैक्स पर्पज से रेसिडेंट मानो, चलेगा। मेजोरिटी ऑफ दिन। सर हो सकता है वो साल पूरा साल, वो ऑलमोस्ट पूरा पूरा साल कहाँ रहा हो? इंडिया में। आखिरी के 2 महीने अब्रॉड गए, तो फिर उसको आप इंडियन रेसिडेंट मान लो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान लो, और उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो क्योंकि उसने इंडिया में भी तो हो सकता है कुछ कमाया हो, राइट? पर क्या मैं बेटा इस केस में, जब बेचारा कोई बंदा बाहर नौकरी करने जा रहा है, आप अपने दिल पे लेके सोचोगे तो आपको समझ आएगा, बेचारा कोई बंदा इस साल बाहर नौकरी करने जा रहा है, तो पिछले 4 साल में वो इंडिया में था या नहीं था, उससे कोई लेना देना होना चाहिए क्या? कोई इस साल अगर वो इंडिया के बाहर चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया, और वहां पे क्या कर रहा है? वो जॉब करने गया है, तो इस साल आप देख लो कि 182 डेज इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, पर उसके पिछले 4 साल में आप देख रहे हो, तो वो सही है क्या? जस्टिफाइड है क्या? नहीं है। वही चीज यहां लिखी है कि अगर कोई बंदा बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन, इसको आप बेटा आप नोट करिए, आप नोट करिए इसको। एनी पर्सन, वैसे यहां क्या लिखा है मैं वो भी आपको बता देता हूं, सुनो। क्या लिखा है? बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, है ना? पर मैं आपको एक लैंग्वेज आपको नोटबुक में लिखवाना चाह रहा हूं, वो एक बार लिखिए। एनी पर्सन, एनी पर्सन, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल की, तो ब्रैकेट में आप क्यों क्या लिखोगे? इंडिविजुअल। तो एनी पर्सन ब्रैकेट में इंडिविजुअल हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, who leaves India for the purpose of employment or for the purpose of crew of an Indian ship। क्रू क्या होता है? इंडियन शिप होती है, उसके क्रू मेंबर्स होते हैं जो शिप पर जाते हैं। तो यहां वो कौन हो? एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, या फिर क्या है वो? क्रू मेंबर है, और द मेंबर ऑफ, और द क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। इन दिस केसेस, फुल स्टॉप करो, इन दिस केसेस we will only check, in this cases we will only check, in this cases we will only check if his stays in India is 182 days or more। in this condition we will only check, क्या चेक करेंगे? if his stays in India is 182 days or more in that previous year। ठीक है, तो अगर वो पर्सन कौन है? इंडियन सिटीजन है या फिर कौन है? हेलो, इंडियन सिटीजन है और जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, किस पर्पज से? या तो एम्प्लॉयमेंट ले ली सर उसने बाहर, या फिर मेंबर ऑफ क्रू है, शिप पर जाता है सर वो। तो हम उस इन दोनों केस में क्या करेंगे? सिर्फ कंडीशन 1 देखेंगे, और कंडीशन 2 को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो लिख सकते हो वी विल इग्नोर कंडीशन 2 दैट इज 60 डेज, 60 डेज प्लस 365 डेज और मोर इन 4 PY, 4 previous year।
तो हम जनरली क्या करेंगे, इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन देखेंगे, वो बेसिक कंडीशन दोनों होगी, कौन सी होगी, 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज इन प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर। पर इन केसेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, सेकेंड वाली कंडीशन नहीं देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी सर, 182 डेज वाली। सेकेंड वाली कौन सी है, जो 60 प्लस 365, उसको हम नहीं, सेकेंड वाली नहीं देखेंगे। कौन है सर ये दो लोग, एक तो पर्सन जो बेटा इंडिया के बाहर जा रहा है, और दूसरा जो क्रू मेंबर है किसी शिप का, ठीक है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, किसका, इंडियन शिप का। अब बेटा ये बी वाला पॉइंट एक बार आप पढ़ो। Being a citizen of India or a person of Indian origin who being outside India comes on a visit, ये इंडिया का है, हाँ सर इंडिया का तो है क्योंकि सिटीजन है, पर ये इंडिया आ रहा है, कैसे आ रहा है ये, विजिट करने। कब आ रहा है, प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ पे बेटा सेम कंडीशन आ गई, जिसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के कितनी है, 15 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहां पर जो मेन बात आपको समझना है, for the word 60 days occurring therein the word 120 days had been substituted। क्या लिखा था, 60 डेज, कहां पर लिखा था, फर्स्ट बेसिक कंडीशन में जो सेकेंड वाली कंडीशन थी, राइट, उसमें क्या लिखा था, 60 प्लस 365 डेज इन प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर। तो वो 60 डेज की जगह हम इसमें 60 डेज हटा करके क्या चेक करेंगे, 120 डेज। बोलो ना यार, अगर कोई पर्सन इंडिया आ रहा है, विजिट पर आ रहा है, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, कौन सी इनकम पर, जो इंडिया की इनकम है, टोटल इनकम हम इंडिया की देखेंगे, फॉरेन इनकम को टेस्ट नहीं करेंगे। उसमें आपको जो सेकंड बेसिक कंडीशन में जो सेकंड वाली कंडीशन थी, उसमें 60 डेज को हटा के क्या कर दोगे आप, 120 डेज कर दोगे। पर सर एक बात बताओ, वहां पर भी 120 डेज था, यहां पर भी 120 डेज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा आपने एक और पढ़ा ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो यहां पढ़ा था क्या आपने कहीं, एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये हमने इसकी कंडीशन पढ़ी थी, बोलो ना। पर यहां विजिट जैसी कोई बात लिखी है क्या, नहीं, विजिट जैसी कोई बात, तो इसको हम डायरेक्टली क्या मान लेंगे, रेसिडेंट आर एन ओ आर। पर हम सर यहां पर जब एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी, डायरेक्ट हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ये एक्सेप्शन, और वहां पर जो हमने पढ़ा था वो सीधे आर एन ओ आर की कैटेगरी को क्लासिफाई करने के लिए पढ़ा था। यहाँ आर एन ओ आर की कैटेगरी क्लासिफिकेशन हो रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इन केस में हम फर्स्ट कंडीशन को चेक कर रहे हैं, और सॉरी किसको चेक कर रहे हैं, नहीं, हाँ, सिर्फ हम किसको चेक कर रहे हैं, ओनली कंडीशन ए अबाउ विल अप्लाई। यहां पर ए के साथ जो बी वाली कंडीशन है उसमें क्या हो जाएगा, बोलो ना, 60 की जगह 120 डेज हो जाएगा। आई नो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझो, अभी लिखना छोड़ दो, लिखोगे तो आप और समझ नहीं पाओगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, यानी इसमें कौन सी कंडीशन को नहीं देखना है, सेकंड कंडीशन को, सिर्फ किसको देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, 182 डेज। अब 182 डेज वाली कंडीशन को आपने देखा किसमें, एक तो पर्सन जो छोड़ के जा रहा है एज एन एम्प्लॉयमेंट, या फिर कौन है, क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप है। जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें आपको सेकंड कंडीशन को इग्नोर करना है क्या, हाँ, जैसे पहले के 2 पॉइंट में भी हमने सेकंड कंडीशन को इग्नोर करा, इसमें भी क्या करोगे आप, इग्नोर। पर पूरा इग्नोर करोगे क्या, इसमें आप पार्टली इग्नोर कर रहे हो, मतलब जो सेकंड कंडीशन है वो यूज में तो आ रही है, पर उसमें 60 की जगह कितने दिन का स्कोप आ गया इसमें बेटा, 120 डेज आपको देखने होंगे। आ रहा है क्या, बोलो ना यार, ठीक है। तो एक्सेप्शन 3 लोगों पर है,
कौन से 3 लोग? एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, दूसरा क्रू मेंबर है जो इंडियन शिप पे बाहर जा रहा है। उसमें हम क्या देखेंगे सर? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन मतलब कौन सी? 182 डेज वाली। पर ये जो थर्ड कंडीशन है जिसमें 15 लाख से ज्यादा अगर कोई कमा रहा है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है पर उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख। इसमें हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, पर सेकंड कंडीशन को हम पूरा देखेंगे या पार्टली देखेंगे? पार्टली देखेंगे। आया समझ में? बहुत बढ़िया। बस यहाँ पे बेटा हमारा इंडिविजुअल से रिलेटेड ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। सिर्फ आखिरी बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझो बेटा। आपको एक बात पता है कि इंडिया में इनकम टैक्स है? हर कंट्री में इनकम टैक्स होता है क्या? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो टैक्स हेवन होती है, यानी वहां पे टैक्सेशन नहीं होता। तो मान लो बेटा कोई बंदा है मिस्टर शगनलाल, वो इंडिया का सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है। वो कहाँ रहता है? दुबई में रहता है। और दुबई में मान लो टैक्स नहीं लगता। क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं लगता है। और वो कितने पैसे कमा रहा है? अगेन कितना? 15 लाख से ज्यादा। कहां पर कमा रहा है? इंडिया में। उस पर्सन को हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। यानी कोई ऐसा बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है, वो कहां रह रहा है? बाहर रह रहा है। इंडिया सोर्स से उसकी इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा। और बाहर वाली कंट्री में उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है सर? क्योंकि वो कहां का सिटीजन है? हेलो, इंडिया का। इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट है, इसलिए उसको बाहर पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इसको भी हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। तो डीम्ड रेसिडेंट में आपके पास ऑलरेडी कितनी चीजें थी? एक थी। एक ही थी ना कि ज्यादा थी? मुझे बताओ। 2 थी क्या? कहां पढ़ा था हमने डीम्ड रेसिडेंट? जल्दी बताओ। कहां पढ़ा था हमने? ये वाला था ना बेटा, RNOR में। ये डीम्ड रेसिडेंट था। सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। इसका मैंने आपको रिलेशन कहां बता दिया बेटा? इस पॉइंट का मैंने आपको इसका यहां बता दिया कि डीम्ड रेसिडेंट कौन होगा? जो 15 लाख से ज्यादा कमाता है, इंडियन सिटीजन है और बाहर, हेलो, बाहर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट या फिर इंडिया की डोमिसाइल है। डोमिसाइल मतलब इंडिया का नागरिक का सर्टिफिकेट है उसके पास। बोलो। ये लिखो मत बेटा, आज मैं सारा आपको भेजने वाला हूँ। सब भेजूंगा मैं आज आपको, ठीक है? अब एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे क्या? है ना, देख लेते हैं आप कितना बेटा समझ पाए हो चीजों को। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेसिडेंट। रेसिडेंट में हम सबसे पहले चेक करते हैं 182 डेज। और सेकंड कंडीशन कौन सी है? 60 डेज प्लस 365 डेज इन प्रीवियस ईयर। कितने? 4। तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट में हम 2 कंडीशन और देखेंगे, तब पता पड़ेगा वो ROR है या फिर RNOR है। ROR मतलब ऑर्डिनरी, RNOR मतलब नॉट ऑर्डिनरी। तो वो 2 कंडीशन दोनों साथ में फुलफिल होगी तो ROR हो जाएगा। कौन सी थी? एक तो पिछले 10 साल में, वेरी गुड, वेरी गुड, 10 में से 2 साल इंडिया में रहना चाहिए या फिर पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो ऑर्डिनरी, ये नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? पर नॉट ऑर्डिनरी में सिर्फ ये 2 कंडीशन है कि इसके अलावा भी नॉट ऑर्डिनरी मान लेंगे हम। इसके अलावा भी है, एक तो डीम्ड वाला और दूसरा 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है, उसकी बाहर की इनकम को छोड़ के इंडिया की इनकम देखेंगे 15 लाख में, राइट? वेरी गुड। और उसमें 120 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना चाहिए और 182 डेज से कम। 182 डेज से कम इसलिए क्योंकि अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो फर्स्ट पॉइंट में वैसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा सर डीम्ड वाला जो है उसका हमने पता लगाया। वो डीम्ड था कौन? वो डीम्ड कौन था? कोई भी पर्सन इंडिया के विजिट पर आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है? कोई भी पर्सन अगर इंडिया के विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, और उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है, राइट?
तो इसमें क्या डेज नेसेसरी नहीं थे क्या? इसमें डेज नेसेसरी नहीं थे क्या? क्या बात कर रहे हो, बताओ यार। क्या डेज नेसेसरी नहीं थे क्या इसमें? हेलो, है क्या? देखो 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 देखो, यहां पर कोई डेज नेसेसरी है ही नहीं। पढ़ो 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 पढ़ो। बोलो ना। नहीं थे, राइट। अब मुझे बताओ, अगर कोई पर्सन का हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, इसका हमने क्या देखा, एक्सेप्शन, जिसमें सिर्फ हम क्या देखेंगे, कंडीशन ए वाली। ए वाली कौन सी कंडीशन है? 182 डेज वाली, सिर्फ वही देखेंगे। ऐसे कौन से दो लोग थे, एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बंदा बाहर जा रहा है, इसमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, सेकंड वाली नहीं देखेंगे। और हमने क्या देखा, क्रू मेंबर, जो इसमें भी फर्स्ट वाले देखेंगे, यानी 182 डेज, सेकंड नहीं देखेंगे। पर पर कोई यहां पर है बेटा, जो हम बात कर रहे थे ना कि कोई पर्सन अगर इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और कितने दिन रह रहा है, 120 दिन रह रहा है। हेलो, वहां पर था क्या, वहां डेज की बात ही नहीं हुई है, राइट। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि सर एक्सेप्शन वाली कंडीशन जो होगी उसमें डेज की बात होगी, एक्सेप्शन वाली कंडीशन में, और वहां पे जो डीम्ड आपने पढ़ा था उसमें कभी भी डेज की बात नहीं होगी, यानी वो विजिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हेलो सर, अगर डेज और विजिट की बात करते तो पूरा ही सेम हो जाता, क्योंकि यहां भी 15 लाख है, वहां भी 15 लाख है। बोलो ना यार, क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। बेटा क्या होगा, देखो आपको बोलती जाएगा मिस्टर ए हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और पिछले आपको कुछ सालों का बता दिया जाएगा डेटा कि 30 दिन रहा, 50 दिन रहा, 100 दिन रहा। आप सबको क्या करोगे, कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करोगे कि ये ऑर्डिनरी है या, फिर आपको उसकी इनकम दे दी जाएगी बहुत सारी, उसमें कोई सी इनकम फॉरेन की भी होगी, जिसको बोल देंगे कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से है, कंट्रोल इंडिया से है, ऐसा कोई बिजनेस उसका चल रहा है। तो अगर नॉट रेसिडेंट हो जाएगा तो छोड़ देना, उस इनकम को लेना ही मत, ठीक है। और अगर वो कौन हो गया, रेसिडेंट, तो अगर कंट्रोल नहीं है तो भी आप क्या लोगे, ले लोगे। और अगर कंट्रोल है, अगर RNOR है, तो कंट्रोल होने पे ही आप उस इनकम को उसकी टोटल इनकम में लोगे। आएगा प्रैक्टिकली, पर बेटा एग्जाम में क्या होता है, हम पहले इतने उलझे हुए रहते हैं दूसरे सारे प्रोविजंस को याद रखना, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस को याद करके उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबिलिटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पता करने में कि वो रेसिडेंट है, और रेसिडेंट है तो कौन सा, या फिर नॉन रेसिडेंट है। ये सारी हमने इसलिए कंडीशन पढ़ ली। सर इंडिविजुअल में इतना टेक्निकल है कि सभी में, सिर्फ इंडिविजुअल में जो आपने अभी पढ़ा, ये सिर्फ किसमें है, क्योंकि इंडिविजुअली बेटा स्टे इन इंडिया देखोगे, सिटीजनशिप देखोगे, सारी चीजें इंडिविजुअल में, बाकी दूसरे किसी में। HUF में सिर्फ हम पढ़ेंगे कि HUF का जो कर्ता होता है उसमें सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं HUF को रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी मानने के लिए या फिर नॉट ऑर्डिनरी। बाकी इसके अलावा जितनी भी पर्सन है, कंपनी हो गया, AOP BOI और एक्सेट्रा जो भी हो गया, उसमें या तो आप सिर्फ रेसिडेंट देखोगे या फिर नॉन रेसिडेंट देखोगे। आप उसमें NOR, RNOR और ROR का कोई क्लासिफिकेशन नहीं देखोगे। आया क्या समझ में? बोलो। चलिए अब मुझे ये पढ़ के बताओ, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, HUF की बात कर रहे हैं। सर HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये कैसे पता पड़ेगा? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से है, होली या पार्टली। सर इसका है ना 50% कंट्रोल इंडिया से होता है, 50% कंट्रोल कहां से होता है, फॉरेन से। तो इसको क्या मान लोगे, रेसिडेंट मान लोगे। सर कोई HUF है, उसका 1% कंट्रोल इंडिया से होता है, बाकी 99% कंट्रोल कहां से होता है, फॉरेन से होता है, तो भी क्या मान लोगे, रेसिडेंट मान लोगे। सही है, क्या बात होती है, 1% में रेसिडेंट बना रहे हो, क्योंकि यहां लिखा है, यहां क्या लिखा है,
नॉन रेसिडेंट के लिए उसका होली कंट्रोल कहां होना चाहिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली यानी 100% होना चाहिए। तो अगर 100% कंट्रोल बाहर से है तो ही क्या होगा, वो नॉट रेसिडेंट। 1% भी इंडिया से हो गया तो क्या हो जाएगा। अच्छा तो सर ये आरओआर या आरएनओआर ये डिपेंड करता है कर्ता, कर्ता पता है क्या क्या होता है। एचयूएफ में जनरली जो एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता होता है, जो पूरे उसके डिसीजंस लेता है, मैनेजमेंट और कंट्रोल करता है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस आप देख लो, इंडिविजुअल जो हमने अभी पढ़ के आ रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग वो आरओआर है तो एचयूएफ भी क्या हो जाएगी, आरओआर, और उसके अकॉर्डिंग वो आरएनओआर है तो एचयूएफ भी क्या हो जाएगी, आरएनओआर। बोलो ना यार। क्या लिखा है सुनना बेटा। The expression control and management refers to function of decision making and issuing direction and not places where the business is carried on। सर ऐसा भी हो सकता है बिजनेस कहां कैरी डाउन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, पर डिसीजन कहां लिया जा रहा है, इंडिया में। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं देखोगे कि उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उसका डिसीजन कहां से ले रहे हैं। अगर डिसीजन मेकिंग इंडिया में हो रहा है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में। अच्छा डिसीजन इंडिया में हो रहा है तो कौन लेता है बेटा, एचयूएफ का डिसीजन, करता। तो करता डिसीजन कहां से ले रहा है, इंडिया से, तो उसको आप क्या मान लोगे, रेसिडेंट, राइट। बिजनेस भले ही बाहर है तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मिस्टर ए इज अ करता ऑफ दिस एचयूएफ, एचयूएफ के सारे बिजनेस ऑपरेशन कहां से चल रहे हैं, फॉरेन से चल रहे हैं, वो डिसीजन पर इंडिया से ले रहा है, तो वहीं समझ जाना कि यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, इंडिया, क्योंकि डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं। सर ये डिसीजन कौन से होते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन होते हैं। कैसे, फाइनेंस के डिसीजन हो गए, मार्केटिंग के डिसीजन हो गए, प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल डिसीजन। पर्सनल मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सन से रिलेटेड डिसीजन हो गए। हेलो, इसमें डे टू डे ऑपरेशन नहीं आएगा। क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि इसके डे टू डे ऑपरेशन के डिसीजन कहां ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हैं, तो वो तो ऑफकोर्स लेंगे बेटा। डे टू डे ऑपरेशन मतलब रेगुलर चल रहा है। मेन जो डिसीजन होते हैं पॉलिसी डिसीजन वो इंडिया से हैं तो ही क्या होगा, वो रेसिडेंट। डे टू डे ऑपरेशन के डिसीजन से हमको कोई लेना देना नहीं है। डे टू डे ऑपरेशन के डिसीजन तो बेटा वहां बैठा हुआ मैनेजर भी ले लेगा। वहां पे अगर आप किसी मैनेजर को अपॉइंट करके आपने एचयूएफ में जो भी आपका बिजनेस है वहां आपने अपॉइंट कर दिया, तो छोटे छोटे डिसीजन तो मैनेजर भी ले लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे डिसीजन कहां हो रहे हैं, वहां पे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फिर भी कहां से होगा, इंडिया से, क्योंकि मेन डिसीजन कहां से हो रहे हैं, इंडिया से। हेलो, राइट। इसको हमने बोल दिया कि यहां पर जो बेटा डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, कर्ता लेगा। अगर वो इंडिया में, उसका हेड और ब्रेन इंडिया में, हेड और ब्रेन मतलब मेजरली जो डिसीजन ले रहा है वो इंडिया से ले रहा है। बोलो ना। अगर यहाँ पे एचयूएफ में देखे तो कर्ता इस, कर्ता या उसका कौन हो गया, मैनेजर। इसको को पार्टनर भी बोलते हैं। को पार्टनर मतलब उसी एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स है, राइट। और अगर हम फर्म और एओपी की बात करेंगे तो वहां पे कौन आ जाएगा इनकी जगह पर, पार्टनर्स या मेंबर्स, वो डिसीजन लेते हैं। एचयूएफ में कौन लेगा, कर्ता या को पार्टनर। एओपी बीओआई वगैरह में फर्म में कौन लेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां पर क्या लिखा है, बहुत ही छोटी सी चीज लिखी है कि एचयूएफ को इनकम टैक्स ऑफिसर्स इनकम टैक्स लॉ में क्या मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है, अनलेस एंड अदरवाइज उसको ये प्रूफ नहीं करते हो कि ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है। अगर इंडिया की कोई एचयूएफ है बेटा तो उसको इनिशियली क्या मान लिया जाएगा, वो रेसिडेंट है। कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर क्या मान के चलेगा, ये रेसिडेंट है, वो डीप में जाएगा ही नहीं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये नॉन रेसिडेंट है, ये तो गलत है, हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो आप जाकर के उसको बता दो, उसको प्रूफ कर दो कि सर हम यहाँ से कोई डिसीजन लेते ही नहीं, सारे डिसीजन कहाँ लेते हैं, बाहर से, तो इसको हम रेसिडेंट क्यों माने, ये तो नॉन रेसिडेंट है, हम टैक्स नहीं पे करेंगे। बोलो ना यार। Firms, association of person, local authority and other artificial judicial person can either be resident और नॉन रेसिडेंट। इसमें कोई आर एन ओ आर वाला फंडा है ही नहीं। इसको या तो आप सीधे रेसिडेंट ऑर्डिनरी मान लो या फिर क्या मान लो, बोलो ना। चलिए यहां देखो, फर्म एओपी बीओआई है। रेसिडेंट कब होगा, जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां हो जाएगा, होली या पार्टली इन इंडिया।
सेम नॉन रेसिडेंट कब होगा, जब पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अब बेटा कंपनी के केस में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है उसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये किसी अमेंडमेंट से आया था, क्योंकि बेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को लोग है ना गलत तरीके से यूज करने लग गए थे, तो ये क्या लेके आ गए, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से अलग है क्या, उसमें डिफरेंस है बेटा, पर क्या अभी हमें समझना है कि उसको समझने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर हम AOP BOI वगैरह की बात करेंगे तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा, और कंपनी की बात करेंगे तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। तो ये भी सेम है, मुझे बताओ कंपनी रेसिडेंट कब होगी, अ कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन प्रीवियस ईयर इज इंडिया। हेलो, और हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब होगी, जब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होगा, इंडिया में नहीं होगा। बोलो ना। पर सर इंडियन कंपनी जो कहां पे रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी। ये हमेशा रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगी, डजंट मैटर व्हाट। इंडिया में अगर रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ नहीं देखना है, उसको सीधे क्या मान लेना है, बोलो ना, रेसिडेंट। आया क्या समझ में। हम्म सिंपल देखो बेटा, अगर वो इंडियन कंपनी तो इंडिया हो गया, राइट। और अगर वो 2 पर्सन ले रहे हैं, अब उसमें आप ये देखो कि सारे डिसीजन जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है, जो इफेक्टिव डिसीजन है, मतलब कौन से बड़े डिसीजन है जो जिससे ना मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी की पॉलिसीज पर, वो अगर इंडिया से थोड़े बहुत भी डिसीजन लिए जाएंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। आया क्या समझ में, पक्का, ठीक है। कितना सिंपल था बेटा, AOP BOI HUF कंपनी, सिंपल। आपको क्या देखना है इसमें, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। वो इंडिया है तो रेसिडेंट है, वो नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है। थोड़ा भी इंडिया से तो रेसिडेंट है, पूरा बाहर से तो ही क्या होगी, नॉन रेसिडेंट। कंपनी अगर डोमेस्टिक है, इंडियन कंपनी तो क्या हो जाएगा, वो तो रेसिडेंट ही होगी, नो मैटर व्हाट। ठीक है क्या, राइट। HUF में बस ध्यान रखना बेटा, HUF को आप ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी क्लासिफाई कर सकते हो बेसिस अपॉन दी कर्ता, पर बाकी केस में ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी होगा क्या, नहीं। बाकी केस में या तो सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, और या फिर क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन रेसिडेंशियल स्टेटस पर नहीं है। हाँ जी, चैप्टर ये यहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सर एक बार बता तो दो, आपको बताऊं क्या मैं, आ जाते हैं आपकी बाइबल पर। ये बाइबल है ना, कौन सा चैप्टर था ये, कौन सा चैप्टर था ये, था क्या, क्या पर्सन देख लिया हमने क्या होता है, क्या असेसी देख लिया क्या होता है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इंडिया की डेफिनेशन बस मुझे आपको बताना है। क्या देख लिया, ये दोनों चीजें छोड़ो। अभी इनकम देख लिया क्या हमने, टोटल इनकम, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, रेसिडेंशियल स्टेटस। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स कौन से सेक्शन में था, सेक्शन 4। रेसिडेंशियल स्टेटस अभी 6 सेक्शन देख के आ रहे हैं हम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम हमने देखा, और इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया। अब एक बार आप यहां पर आ जाओ, ये देखो, क्या हमने ये पढ़ा था क्या कि इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स लॉ, उसमें क्या सारी चीजें आ जाएगी, ये सब। पर्सन की डेफिनेशन हमने देख ली थी, बोलो क्या ये देखा था कि हमने नॉर्मल असेसी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, डीम्ड असेसी और असेसी इन डिफॉल्ट, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ये भी देखा था क्या। मैंने बताया था ना बेटा आपको कि अगर शिपिंग बिजनेस है तो सीधे 7.5% पे टैक्स लगा देंगे। ये एक्सेप्शन टू द जनरल रूल था, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आप असेसमेंट ईयर की अगर हमने बात करी थी तो ये वो प्रीवियस ईयर की इनकम कब टैक्स होती है, असेसमेंट ईयर, उसके हमने एक्सेप्शन देखे थे।
कि यार कोई बंदा अपने असेट बेचना चालू कर देता है परमानेंट, अगर वो इंडिया से बाहर जाने की बात कर रहा है तो असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर रहता है कि यार उसको रोक के और उसको बोलो अभी तू टैक्स दे के फिर जा, राइट। ये देखो प्रीवियस ईयर, ये मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन बताई थी जिसमें इनकम इंक्लूड्स करके आया था, राइट। तो मैंने आपको बताया था कोई सी इनकम बिजनेस में टैक्स होगी, कोई सी इनकम हेलो सैलरी मानी जाएगी। ये देखो ये पढ़ा था क्या हमने। फिर इनकम कैश और काइंड में हो सकती है, रिसिप्ट, एक्रूवल, लीगल इलीगल। लीगल इलीगल में हमने केस लॉ भी देखा था, आपको याद आए तो, सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ था, याद आ रहा है क्या? मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, अगर याद नहीं आ रहा है तो बेटा रिवीजन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ था, आपको याद आ रहा है क्या? जिसमें ना उसके कस्टम अथॉरिटीज ने उसके केस को कॉन्फिस्केट कर दिया था और उसको बिजनेस लॉस मान करके उसका डिडक्शन दे दिया गया था। मैं भी आपको बताता हूं नोट्स में। कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 और रेसिडेंशियल स्टेटस। अब देखो रेसिडेंशियल स्टेटस बेटा यहाँ पे कितना बड़ा दिया हुआ है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन, एक्सेप्शन, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। फिर आगे चलते जाओ, फिर क्या आ गया? एच आ गया। एच के बाद ये आ गया आपका रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, ये एच ही चल रहा है अभी। फिर आ जाओ टाइप्स ऑफ रेसिडेंस फॉर फर्म एंड बीओआई, टेस्ट ऑफ रेसिडेंस फॉर कंपनीज, यहाँ पे ये पोयम वाली बात आ गई। फिर आगे बढ़ते जाओ, ये पोयम है बेटा जो मैंने आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बताया। इसको अभी हम डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इतना भी रेलेवेंट नहीं है। ये एग्जांपल्स और यहाँ पर क्या आ गया? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेसिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था? सेक्शन 5, उससे भी पहले, राइट। ये अभी चल रहा है। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, बोलो। अब बेटा ये वाले जो कॉन्सेप्ट है एक्रूअल वाला, एक्रूअल यानी क्या होता है? मैंने आपको मीनिंग बताया, जब आपको राइट आ जाता है कि आप उस पैसे को ले सकते हो, दैट इज एक्रूअल। अगर इंडिया में मैंने लेक्चर लिया या किसी मिस्टर पोल ने इंडिया में आकर लेक्चर लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो इनकम कहां अराइज और एक्रू हुई है? इंडिया में। अगर आपको सैलरी इंडिया की कोई कंपनी से आपको सैलरी मिल रही है तो कहां अराइज हुई है? इंडिया में। या फिर आप मान लो हाउस प्रॉपर्टी, उससे रेंटल जनरेट हो रहा है तो वो भी अराइज और एक्रू कहां होगी? इंडिया में। हेलो, तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पर। इसमें हम एक बार कल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर डन है। 2-3 कॉन्सेप्ट है एक्रूवल के जो हमको डिस्कस करना है। इसके बाद देखो क्या आता है बेटा, यहाँ पे कंप्यूटेशन आ गया। ये हम कब करेंगे? जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिकल कब स्टार्ट करेंगे? इसके बाद एक चैप्टर 3 है, वो छोटू सा चैप्टर है, वो उसको खत्म करके हम वो जल्दी से प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। आप मान के चलो 4 या 5 दिन में के बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ये उसमें आप पढ़ोगे। हाँ, ये आपका चैप्टर खत्म होता है और अब क्या आ जाएगा? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मैं सेंड कर दूंगा ये। मुझे ऐसा लगता है बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना, लेसन 3 दिख रहा है क्या? ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा दिन ही चलने वाला नहीं है। इसको बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, हो सकता है 1 या 1.5 लेक्चर में हम इसको फिनिश कर दें। बोलो जी, आया क्या समझ में? वैसे टाइम हो गया, आप एक काम कर सकते हो क्या मेरे लिए? विल यू बी एबल टू डू वन थिंग? क्या करना है आपको? सिर्फ हाफ एन आवर निकालना है। कितना टाइम निकालना है? हाफ एन आवर। और हाफ एन आवर में आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आना है। और उसका ब्रीफ मैं आपको अभी दे देता हूं।
एक ये वाला इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड हम किसको बोलेंगे? हेलो, पेज नंबर आप लिख लो 47। और एक पेज नंबर आप लिख दो 48, 48 और 49। ये एक बार रीड करके आना है। इसमें क्या है बेटा, आपको पता है इनकम डीम टू बी एक्रू राइज इन इंडिया हम किसको मानेंगे? डीम्ड। हेलो, राइट? थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको दी है, पर आप उसको जब रीड करोगे तो थोड़ा सा आइडिया और लगेगा, ठीक है? और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट बेटा ऐसे होते हैं, जैसे एक टोटल इनकम का आ गया, राइट? तो मैं इंटेंशनली उसको कवर अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे भी वो आपका आगे जाके कवर होने वाला है, राइट? तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि अच्छा इसको हम करते कैसे हैं। एक भी सम आप करोगे तो वो चैप्टर वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट आप थेरेटिकली उसको पढ़ने जाओगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए फिर इंटेंशनली मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आगे कवर करूंगा। बोलो ना यार, ठीक है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं? चलिए, तो कल मिलते हैं हम। इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल कम टू चैप्टर 3, लेसन 3 पर आ जाएंगे, ठीक है? तब तक अच्छे से ध्यान रखो, और घर पे जाके बेटा प्लीज, क्योंकि मैंने अभी देखा आपको अगर वो केस लो याद नहीं आ रहे हैं, वो चीजें याद नहीं आ रही, इसका मतलब आप चीजों को भूल रहे हो। तो सिर्फ आधा घंटा प्लीज देना चालू करो, ओके? क्योंकि मेरी क्या कोशिश रहेगी बेटा, मैं मैक्सिमम आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा, राइट? पर डिलीवर करने के बाद भी आपको क्या होता है कि बेटा हो सकता है कुछ कुछ चीजें छूट जाए। तो आपको घर पे क्या करना है, सिर्फ बुक लेनी है, नोट्स लेने, और उस चीज को सोचना है कि सर ने अगर रेसिडेंशियल स्टेटस बताया तो उसको आप है ना बैठ के कुछ भी मत करो, आप पढ़ो भी मत, आंखें बंद करके बैठ जाओ 5 मिनट और सोचो कि अच्छा रेसिडेंस में ये आएगा, फिर नॉन रेसिडेंट आएगा, रेसिडेंट में कौन सी 2 चीजें वो हमको याद आ रही है क्या, समझ आई है क्या? उस टाइम हो सकता है आपको डाउट्स भी आए, आपको पता पड़ेगा अच्छा ये चीज मैं भूल रहा हूं, तो वहां पे आपको क्या करना है, ओपन करके नोट्स देख लो, फिर बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, फिर रिवाइज करो। तो इट इज मोर ओवर माइंड मेमोरी। सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं, आपको शांति से 5-10 मिनट बैठ के जो लेक्चर आज लिया है उसको नोट सामने रख के सोचना है। जहां नहीं समझ आए एक बार ओपन करके देख लो, राइट? इकट्ठा बेटा आखिरी में करोगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप देखो सिलेबस कितना वास्ट है, राइट? अब मैं आपको सेकंड चैप्टर अगर बोलता तो आप कितने दिन लगा देते उसको करने में, और लैंग्वेज वैसे ही टफ है, राइट? और एट द एंड सब क्या हो जाएगा, हौच पौच। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे लेक्चर खत्म होते जा रहे हैं घर जाओ 10 मिनट बैठो और अपना काम करो। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, अकाउंट्स फिर भी आपने पढ़ा है, टैक्स आपने, तो इसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बेटा आप एक तरीके से लॉ पढ़ रहे हो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ पढ़ रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मत सोचना कि आपको उठा करके सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ लिया जाएगा, नहीं, आपको उठा करके बेटा सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके क्वेश्चन में डाल देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इंटर रिलेटेड है। आप अगर रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे, ये बोले तो आगे वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं होगा। मैंने आपको हिंट दे दी कैसे क्वेश्चन आने वाले। तो सब सारी चीजें अगर इंटर रिलेटेड है तो हम एक भी टॉपिक को छोड़ के, अकाउंट्स में फिर भी आप एक चैप्टर करोगे तो उसमें कंपनी लॉ का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी जर्नल एंट्रीज आप पढ़ते जा रहे हो, उसका दूसरे चैप्टर से हो सकता है लेना देना, पर यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है। रेसिडेंस स्टेटस अगर आपको नहीं पता है तो आप उसकी टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे। आपको सैलरी हेड आ गया, बिजनेस प्रोफेशन आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, अदर सोर्स आ गया, सारे हेड्स आपको आ गए। रेसिडेंट है कि नहीं ये चैप्टर मिस करा तो आप वहां पे टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो तो आज यहीं रुकते हैं, हम कल आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और मुझे बेटा कल रिवीजन में एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। 2 दिन पहले जो मैंने पढ़ाया होता है उसका रिवीजन आप बहुत एकदम पार्टिसिपेशन से करते हो, पर पिछले हफ्ते जो पढ़ा है वो आप नहीं बता पा रहे हो। इट मींस व्हाट, जो लेटेस्ट पढ़ा हुआ है वो तो सर हमें बहुत अच्छे से याद है, पर 1 हफ्ते पहले वाले में मेहनत आप नहीं कर रहे हो। तो प्लीज, और क्यूमुलेटिव स्टडी करो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, जैसे मैं आपको करा रहा हूं। रेसिडेंस स्टेटस मैंने चालू करा, आखिरी तक मैंने आपको एक फर्स्ट यानी डीम्ड एक्रूड, डीम्ड रिसीव्ड वाला पॉइंट भी हमने कवर करा। समझ आ रहा है क्या? तो पार्ट में नहीं करना है, आपने आज रिवीजन करा, कल जब आप करोगे तो जो आज करा है उसको भी खत्म करो। कल 15 मिनट लगे थे, आज 5 मिनट लगेंगे, परसों उसको करने में 2 या 3 मिनट लगेंगे, और टाइम ऐसा आएगा 1 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा उस चैप्टर का। तो प्लीज, ओके, हेलो, चलिए।